Hello students, welcome to all of you in Gautam Gurukul Education classes. Student, today we are going to start chapter 3rd of class 12 जिसका नाम है मैट्रिसेस। बेटा आपका चैप्टर है मैट्रिसेस। ये सिर्फ आपके 12th क्लास के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 12th क्लास के आगे फर्दर स्टडी करते हो, इवन आप इंजीनियरिंग लाइन में जाते हो, इंजीनियरिंग लाइन के अंदर भी आपको मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना होगा। कंप्यूटर साइंस से अगर आप बीटेक करते हो तो बेटा कंप्यूटर साइंस में सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स, उसके अंदर भी आपको मैट्रिसेस का यूज़ आएगा, वहाँ भी आपको मैट्रिसेस के बारे में सीखना होगा। इवन अगर आप कॉमर्स साइड के भी हो तो बेटा कॉमर्स साइड में भी अगर आप आगे फर्दर स्टडी करते हो तो उसमें भी हमारे पास कई सब्जेक्ट ऐसे आते हैं जहां आपको मैट्रिसेस पढ़ना होता है। तो इसको आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप अभी तो सीख जाओ, आगे भी आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे भी इसका यूज़ आने वाला है। तो हम समझते हैं बेटा मैट्रिसेस होता क्या है। चैप्टर का नाम है बेटा आपका मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, उससे पहले आप देखो कि मैट्रिक्स क्या होता है। आप कंफ्यूज मत होना कि मैट्रिसेस और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब बेटा अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो हम उसको एक के लिए मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। अगर एक से ज़्यादा मैट्रिक्स आपके पास होंगी तो हम मैट्रिसेस यूज़ करते हैं। यानी कि ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। मैट्रिक्स है क्या? अ रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन का हम जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं, किसकी फॉर्म में करते हैं बेटा? वो करना होता है हमारे को रोज और कॉलम की फॉर्म के अंदर। तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो मैट्रिक्स कहलाता है। अब आपको डेफिनेशन पढ़ने के बाद ढंग से क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ तरीके से। इसके अंदर जो बेटा आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपकी या तो नंबर्स की फॉर्म में हो सकती है या आपकी फंक्शन की फॉर्म में हो सकती है। यानी कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रखनी होगी बेटा, वो इंफॉर्मेशन या तो नंबर्स की फॉर्म में होगी या फंक्शन की फॉर्म में होगी। नंबर जैसे कि मैंने मान लो ले लिया 1 2 3, ये आपके नंबर्स हो गए। इन्हीं नंबर्स को अगर आप इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर बंद कर दे तो बेटा तो ये मैट्रिक्स हो गई आपके पास। ये मैट्रिक्स को डिनोट करने के हमारे पास जो सिंबल होता है, या तो आप इस सिंबल को यूज़ कर सकते हो, यानी आप तो या तो ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो या फिर आप ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। अब आप कहोगे 2 ब्रैकेट तो रह गए, 2 ब्रैकेट तो यूज़ हो चुका है, तीसरा ब्रैकेट रह गया, उसका यूज़ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बेटा आपको पता है इस ब्रैकेट का जो यूज़ किया जाता है, करली ब्रैकेट का, वो हम सेट के लिए यूज़ करते हैं। वो हम चैप्टर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं, क्लास 11th के अंदर। तो इस ब्रैकेट का जो यूज़ होता है वो सिर्फ हम सेट में करते हैं, तो इसलिए हम इस ब्रैकेट का यूज़ नहीं कर सकते। मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए आप या तो इस वाले ब्रैकेट का यूज़ करोगे आप, या फिर इस वाले ब्रैकेट का यूज़ करोगे। लेकिन एनसीईआरटी में जहाँ भी आप देखोगे हर जगह इस ब्रैकेट का यूज़ है, तो इस ब्रैकेट का यूज़ उन्होंने नहीं कर रखा। आप चाहो तो इसका यूज़ भी कर सकते हो। हमारे पास ये मैट्रिक्स बन चुकी है। ऐसे हम फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। फंक्शन जैसे मान लो मैंने 1 की जगह पर x रख दिया, यहाँ मैंने sin x रख दिया, और यहाँ पे नंबर मैंने लिख दिया 3। ये भी हमारे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है। यानी कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आपके पास हो, जरूरी नहीं है कि हम इसको रो में ही लिखें। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ रो और कॉलम क्या होते हैं। आपके पास कोई भी नोटबुक होगी, नोटबुक में बच्चों आप जो भी लिखते हो वो इस तरीके से लिखा जाता है। यानी कि इस तरीके से अगर आप लिख रहे हो तो एक तरीके से हम ये रोज़ की फॉर्म में हम लिख रहे हैं। इस तरीके से अगर आप वर्क कर रहे हो तो ये रोज़ हो गया। वहीं पर अगर आपने बचपन में टेबल पढ़ी होंगी तो टेबल हम लिखा करते थे, तो किस तरीके से लिखते थे हम? 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। हम इस तरीके से लिख रहे थे। यानी कि अब इस तरीके से जो लिखा जा रहा है बेटा, ये कॉलम कहलाता है। यानी कि इस तरीके से हम जो वर्क कर रहे हैं ये रोज हो गई, और इस तरीके से जो होंगी ये कॉलम होंगी। इतना ध्यान रहेगा आपको। तो रोज और कॉलम में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कोई भी अगर मैट्रिक्स आपके पास है बच्चों, उस मैट्रिक्स के अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन रखते हैं। मान लो मैंने नंबर रखे थे अभी 1 2 3 4 5 6, ये भी एक मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर आपके पास 2 रोज हैं। एक तो पहली रो ये वाली हो गई, दूसरी रो ये वाली हो गई, तो हम इसको बोल देते हैं रो 1, और बेटा ये हो गया रो 2। ऐसे इसको हम बोलेंगे कॉलम। ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। और इनके अंदर जो हमने एलिमेंट्स यूज़ कर रखे हैं बेटा, ये एंट्रीज कहलाती है। इनको एंट्रीज भी बोल सकते हो आप, या फिर एलिमेंट भी बोल सकते हो। यानी मैट्रिक्स के अंदर हम जो भी नंबर्स लिख रहे हैं या फिर फंक्शन जो भी हम लिख रहे हैं वो क्या कहलाएंगी? वो या तो एंट्रीज कहलाएंगी या फिर एलिमेंट कहलाएंगी। अब आप देख लो बेटा, इंफॉर्मेशन आपको किस तरीके से दे सकते हैं।
राहुल हैज़ 15 नोटबुक, राहुल के पास 15 नोटबुक है। अगर आपको इसको मैट्रिक्स में लिखना होगा तो किस फॉर्म में लिखोगे? आप देखो इसमें हमें नंबर क्या दे रखा है, तो बेटा नंबर या फंक्शन हमारे को जो दे रखा है इसके अंदर 15 दे रखा है, तो 15 हमने लिखा। इसी को अगर आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो तो बेटा ये मैट्रिक्स आपके पास बन चुकी है, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, डेट इज 15। अब दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, मान लो राहुल के पास 15 नोटबुक है और 6 पेन्स हैं। तो इसको लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे? 15 नोटबुक है तो हमने पहले 15 लिख दिया, उसके बाद पेन लिखे हुए हैं तो हमने उसके बाद पेन को लिख दिया। इनके बीच में कॉमा नहीं लगाया जाता, ये ध्यान रखना। हम एलिमेंट्स जो भी रखेंगे इनको स्पेस देने के बाद लिखा जाता है, लेकिन कहीं भी बीच में ब्रैक आप कॉमा यूज़ मत करना कहीं भी। ये इसके लिए हमने लिख दिया। आप देखना चाहो तो हमने जो ये वाला कॉलम होगा ये हमने नोटबुक के लिए लिखा है, और जो 6 लिखा है हमने वो पेन के लिए लिखा है। ऐसी बात करें हम इस वाले एग्जाम्पल के लिए, राहुल के पास कितने हैं? 15 नोटबुक 6 पेन, तो हमने 15 लिख दिया और साथ में 6 पेन है उसके पास। वही बात अगर राज की करते हैं तो उसके पास कितने 10 नोटबुक हैं और 2 पेन है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अमित के पास 13 नोटबुक, तो हमने यहाँ पर 13 लिखा बेटा। 5 पेन्स, तो हमने 5 यहाँ लिख दिया। इसी को अगर आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो तो ये मैट्रिक्स हो चुकी है, मैट्रिक्स हो चुकी है। और अगर आप इस रो के बारे में बात करोगे, ये रो किसके लिए दे रखी है? ये राहुल के लिए दे रखी है, यानी कि ये जो बता रही है हमारे को वो राहुल के बारे में बता रही है, यानी राहुल की इन्फॉर्मेशन दे रही है कि उसके पास क्या क्या है और कितनी क्वांटिटी में है वो। राहुल के लिए हो गया बेटा, ये जो है वो राज के लिए हो गया। थर्ड रो हमारे पास यानी कि ये वाली जो रो है वो अमित के लिए है। वहीं बात अगर हम इस वाले कॉलम की करें तो ये किसके लिए है? नोटबुक के लिए, तो आप यहाँ पर नोटबुक लिख दो। और ये वाला कॉलम हमारे पास जो है बच्चों वो किसके लिए? पेन के लिए, तो यहाँ पर पेन लिख दो। अब क्या कहते हैं, हमारे पास जो मैट्रिक्स बन चुकी है, इस मैट्रिक्स का एक ऑर्डर भी होता है। कोई भी मैट्रिक्स अगर आप लिखते हो उस मैट्रिक्स का कोई ना कोई ऑर्डर होता है। ऑर्डर किस तरीके से लिखते हैं उसको मैं बताता हूँ आपको, अभी पहले इतना नोट कर लो बेटा। मैट्रिक्स क्या होता है ये तो एक बार हम देख चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी चलो एक बार आपको बता देता हूँ मैट्रिक्स है क्या। अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर आपके पास है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन अगर आपकी रोज में या फिर कॉलम्स में है ना, रोज और कॉलम साथ में रखी हुई है, यानी किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर इंफॉर्मेशन आपकी रोज और कॉलम्स में रखी गई है तो वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर आपका जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो मैट्रिक्स कहलाएगा। और बेटा मैंने मैट्रिक्स में आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो चैप्टर है ना आपका थर्ड चैप्टर, थर्ड और साथ में फोर्थ, इन दोनों में ये नहीं पता कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का, लेकिन दोनों चैप्टर आपके कंबाइंड 10 मार्क्स के होते हैं। तो आप देख सकते हो दोनों चैप्टर अगर आपके मिल जाते हैं तो 10 मार्क्स आपका बहुत अच्छा वेटेज रखता है। तो इन दोनों चैप्टर्स को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना। अब आपके पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी? आप देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको एक मैट्रिक्स लिखनी है जिसमें 4 एलिमेंट हो, अगर आपको मैंने ऐसा बोल दिया तो आप क्या करोगे? आप उन चारों एलिमेंट को बेटा इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी कि आपने क्या करा, सारे के सारे एक ही रो में लिख दिया। 4 एलिमेंट हैं तो क्या पता आपने 1 2 3 4 इस तरीके से रख दिए वो एलिमेंट, क्या पता आपने इस तरीके से ना रख के 1 2 3 4 इस तरीके से रख दिया। तो आपको पता कैसे लगेगा कि हमारे को कौन सी मैट्रिक्स बनानी होगी? तो ऑर्डर से क्या होगा, अगर मैंने आपको ये बता दिया कि आपको ऐसी मैट्रिक्स बतानी है जिसमें 2 रो हो 2 कॉलम हो, तो आप समझ जाओगे कि इसके अंदर देखो 2 तो रो हो गई और 2 ही कॉलम हो गए, यानी कि आपको जो एलिमेंट रखने हैं वो इस तरीके से रखने होंगे। तो यही हमें ऑर्डर से पता लगता है। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर यानी कि नंबर ऑफ रोज की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कॉलम से, तो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो मिलता है वो क्या मिलेगा? वो ऑर्डर मिलेगा। और नंबर ऑफ रोज को हम जो डिनोट करते हैं वो m से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम जो डिनोट करते हैं वो n से डिनोट करते हैं। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछे ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर होता है m इंटू n, जिसमें m डिनोट करता है हमारे को किसको? नंबर ऑफ रोज को, और n किसके लिए होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए होता है। तो आप देख सकते हो कोई भी, अगर चलो इनका ही देख लेते हैं हम एक बार। अगर आपके पास ये वाली मैट्रिक्स, अगर आपसे कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप देखोगे इसके अंदर कितनी रो है कितने कॉलम है। और ध्यान रखना पहले हम रोज को लिखा जाता है मल्टीप्लाई, बाद में हम कॉलम को लिखते हैं। तो रोज देखो कितनी है, रोज सिर्फ हमारे पास इसके अंदर एक है, तो 1
मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 4। तो आपसे कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1 × 4। वहीं अगर हमसे पूछा जाए इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप देखो 1 रो 2 3 4, यानी कि इसमें 4 तो रो हो गई, तो पहले रो को लिखा जाता है, बाद में हम कॉलम को लिखेंगे। तो कॉलम कितने हैं, कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक है इसके अंदर। वहीं हमने एक मैट्रिक्स और बनाई थी 1 2 3 4। अब इसमें ऑर्डर देखा जाए तो 1 रो 2, यानी कि 2 तो बेटा रो हो गई इसके अंदर, कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 हैं, तो 2 × 2, यानी कि आपके पास अगर कोई भी अब मैट्रिक्स हो कि आप उसका ऑर्डर इजीली निकाल लोगे। और एग्जांपल देखते हैं, अब इसका ऑर्डर अगर आपको देखना होगा तो इसमें देखो रो कितनी है, तो एक रो ये हो गई, इसको हम R1 से कह देते हैं, दूसरी रो ये हो गई तो R2 हमने से बोल दिया, ये तीसरी रो हो गई तो इसको हमने R3 बोल दिया। 3 रो है तो 3 × में अब क्या आएगा, कॉलम आएगा, तो नंबर ऑफ कॉलम इसको C1 बोल दिया हमने, इसको बेटा C2, और मान लो ये C3 है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, इसके अंदर 3 हो गए। और यहाँ पर ऑर्डर था हमारे पास m × n, तो ये C1 है, ये C2, ये C3, यानी कि 3 कॉलम, तो 3 हमने कॉलम लिख दिया इसके अंदर। अब देखते हैं बेटा, इसमें अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपको वो एलिमेंट बताना है जो दूसरी रो के अंदर हो और दूसरा ही उसका कॉलम हो, यानी ऐसा एलिमेंट जो दूसरी रो में हो और दूसरे कॉलम में हो, तो क्या होगा वो एलिमेंट 5 होगा। अब जो मैंने लैंग्वेज में बोला है कि दूसरी रो दूसरा कॉलम, उसको हम लैंग्वेज को किस तरीके से डिनोट करेंगे, तो आप देखो मैं बताता हूँ। मान लो सारे एलिमेंट आपके पास है, उन सारे एलिमेंट को मैं A लिख देता हूँ पहले, ये एलिमेंट पहली रो में है, पहले ही कॉलम में, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। R1 R2 R3 C1 C2 C3। अब ये एलिमेंट पहली रो पहला कॉलम, तो पहले हम रो को लिखते हैं, बाद में हम कॉलम को लिखते हैं। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछे A11 कौन सा एलिमेंट है, तो यानी A11 जो पहली रो पहला कॉलम, यानी कि इस वाले एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें पता लग करेगा। देखो इसको हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, ये पहली रो के अंदर है और दूसरा कॉलम है, ये पहली रो तीसरा कॉलम। अगर हम इसकी बात करें, अब हम दूसरी रो के अंदर आ चुके हैं, कॉलम तो हमारा पहला है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो तीसरा कॉलम। अगर हम बात करें इसके अंदर थर्ड रो, अब हम तीसरी रो में आ चुके हैं, थर्ड रो कॉलम फर्स्ट ही है इसका, थर्ड रो कॉलम सेकंड, थर्ड रो कॉलम भी थर्ड। इतना होने के बाद अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे इसके अंदर कि मुझे बताओ कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 2 ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा, तो इसका मतलब ऐसा एलिमेंट जो तीसरी रो के अंदर हो, दूसरा कॉलम हो, तीसरी रो हो दूसरा कॉलम हो, तो किसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी 8। तो यानी कि A32 की जो वैल्यू होगी बेटा वो 8 हो जाएगी। वहीं अगर हमसे कोई पूछे A23 की वैल्यू बताओ क्या होगी, यानी कि दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो ये रही, तीसरा कॉलम, यानी कि ये वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी। इतना क्लियर हो बेटा आपको। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स क्या होती है हम ये जान चुके हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है वो भी हम जान चुके हैं। अब मैट्रिक्स कितने तरीके की, कितने टाइप्स की होती है, हम वो टाइप्स जानेंगे, मैट्रिक्स के कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहला जो टाइप्स आता है मैट्रिक्स का बेटा वो आता है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, यानी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे किस में रखे होंगे, वो कॉलम में रखे होंगे, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट किस में हों, कॉलम में। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे एलिमेंट जो रखे हों किस में रखे गए, एक कॉलम में रखे हुए हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर एक ही रो होगी, यानी जो भी एलिमेंट होंगे वो सिर्फ एक ही रो में रखे हुए होंगे। तो आप देख सकते हो सिर्फ एक ही रो है इसके अंदर और उसी रो के अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं सारे के सारे। अब आती है उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है बेटा, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज आपके इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज को हम डिनोट करते हैं m से, नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करते हैं n से। यानी कि जब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो यानी कि m n के इक्वल हो तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी।
अब स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे छोटी जो होती है 1 इंटू 1 ऑर्डर की होगी, यानी कि इसमें क्या एक ही रो है एक ही कॉलम है, ये होगी 2 इंटू 2, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर 2 ही रो है 2 ही कॉलम है, दोनों इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की, यानी कि 3 इंटू 3, जिसमें 3 ही रो है 3 ही कॉलम है, तो यानी कि इसके अंदर हमारे पास 3 रो हो चुकी है और 3 ही कॉलम हो चुके हैं। बेटा आपको कई बार ना इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर कभी लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 तो इसका मतलब आप समझ जाना कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है तो इसका मतलब कि वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की है। अगर लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 तो आप समझ जाना उसका जो ऑर्डर होगा वो 3 इंटू 3 होगा। वो 3 इंटू 3 ना लिख के डायरेक्ट लिख देते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, तो यानी कि 4 इंटू 4, यानी कि 4 ही रो होंगी उसके अंदर 4 ही कॉलम होंगे। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के आप डायगोनल एलिमेंट निकाल सकते हो। ध्यान रखना डायगोनल एलिमेंट जो निकलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के आप निकाल सकते हो। स्क्वायर अगर मान लो आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब डायगोनल एलिमेंट आपको पता किस तरीके से लगेंगे, तो वो एलिमेंट जिन एलिमेंट के अंदर रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि A11 2 यानी कि इसमें भी देखो रो और कॉलम इक्वल है, A33, यानी कि इस तरीके से जो सारे एलिमेंट आपके होंगे बेटा, ये सारे एलिमेंट जो होंगे वो कौन से कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। अगर हम इसकी बात करें तो डायगोनल एलिमेंट क्या है इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो भी कौन सा, A11, जो पहली रो वो पहले कॉलम में रखा हुआ है, तो यानी कि इसका डायगोनल एलिमेंट क्या आ गया 1। अगर हम इसमें पूछे डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, तो डायगोनल एलिमेंट बेटा ये वाले, ये होगा A11 और ये होगा A22, तो यहाँ डायगोनल एलिमेंट लिखोगे तो 1,4। अगर इसमें आपसे कोई पूछे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, तो डायगोनल एलिमेंट ये वाले होंगे, और ये हो गया A11 A22 A33, तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट 1,5,9, ये होगा डायगोनल एलिमेंट। आप ध्यान रखना डायगोनल एलिमेंट सिर्फ हम किसके निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के हम निकाल सकते हैं। अब आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल मैट्रिक्स में कंफ्यूज मत होना, यहाँ सिर्फ हमें एलिमेंट मिलने हैं, वो भी कौन से, जो डायगोनल में आ रहे हैं, वो भी हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के निकाल सकते हैं। अब आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आप एक चीज़ ध्यान रखना, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। या फिर आप ये समझ सकते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक सब पार्ट आपके पास आ चुका है, यानी कि स्पेशल केस हो चुका है, कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी होंगी वो, जिसके अंदर आपके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। नॉन डायगोनल यानी कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे। यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, वो भी डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि ये क्या है A11, तो डायगोनल एलिमेंट है, तो वो हमारे पास एलिमेंट है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट कोई इसके अंदर नहीं है, तो इसमें 0 इसके अंदर नहीं दे रखा। अब इसके अंदर नॉन डायगोनल कौन कौन से हो गए, ये वाले, तो ये 0 हो गए। अब इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले, तो देखो इन एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी एलिमेंट बचे वो क्या हो गए, सारे 0 हो गए। तो यानी कि ये भी हमारे पास क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस है, यानी कि ऐसे एलिमेंट अगर आपके पास डायगोनल कोई भी दे रखे हैं, अगर ये डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे इक्वल हो जाते हैं तो वो आपकी जो मैट्रिक्स कहलाएगी वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि देखो इसके अंदर आपके पास जो डायगोनल थे उसमें 2 एलिमेंट हैं और दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स हो गई। यहाँ भी एक आपको डायगोनल दे रखी है, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट तीनों जो दे रखे हैं तीनों इक्वल दे रखे हैं। अगर तीनों डायगोनल एलिमेंट इक्वल हैं तो ये भी आपकी क्या हो गई, ये भी स्केलर मैट्रिक्स हो चुकी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके डायगोनल जो एलिमेंट होंगे वो सारे 1 होंगे और नॉन डायगोनल 0 होंगे, यानी कि जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 1 होंगे, नॉन डायगोनल इसके अंदर नहीं है, तो आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो चुकी है। इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट कौन से हो गए, ये वाले, और वो क्या होने चाहिए, वो 1 होने चाहिए, और जो बचेंगे वो 0। यहाँ डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से बेटा, ये 3 वाले हो गए, ये 3, यानी कि ये डायगोनल जो है वो तो 1 है, इसके अलावा जो नॉन डायगोनल बच गए वो सारे क्या हैं, वो सारे 0 हैं। तो ये आपके पास क्या मैट्रिक्स हो गई, ये हो गई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि आप ये ध्यान रखना ये तीनों के तीनों आपके पास जो केस हैं किसके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस हैं। तो आप समझ लो स्क्वायर मैट्रिक्स के सब केस हो चुके हैं। उसके बाद आती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आपके पास 0 हो वो आपकी क्या कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स आपके पास एक ही एलिमेंट, वो भी 0, जीरो मैट्रिक्स हो चुकी है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 1। इस मैट्रिक्स के अंदर 2 एलिमेंट है, दोनों 0 है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 2। ये भी जीरो मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट 0 है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 रो है 3 कॉलम। ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर कितनी रो है,
इसके अंदर 3 रो है, 3 ही कॉलम है, यानी कि 3 इंटू 3 ऑर्डर की क्या हो गई है, जीरो मैट्रिक्स हो गई। तो आप देख सकते हो कि जीरो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी नहीं है, स्क्वायर हो भी सकती है, स्क्वायर नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर ये तीनों मैट्रिक्स आपके पास है, कौन कौन से, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन तीनों का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। होप करता हूँ कि आपको भी समझ में आ चुका होगा मैट्रिक्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो समझ में आए होंगे आपको। बेटा अब हम जानेंगे दो मैट्रिक्स अगर आपके पास हैं तो वो कब इक्वल कहलाई जाएंगी। यानी कि अब हमारे को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाती है। मैट्रिक्स इक्वल जब होंगी जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, सबसे पहली कंडीशन। यानी कि एक मैट्रिक्स के इक्वल होने की, यानी दो मैट्रिक्स अगर आपके पास है, मान लो एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, ये दो इक्वल तभी हो सकती हैं जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वो सेम होना चाहिए। और ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट होंगे, ईच एलिमेंट वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे सेकंड मैट्रिक्स के, उसके इक्वल आने चाहिए। जैसे अगर मान लो एक मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, मान लो मैंने इसको ए बोल दिया, और सेकंड मैट्रिक्स मेरे पास बी है, इसको मैंने बोल दिया 1 2 2, मैं इधर लिख रहा हूँ 3 4। तो कंडीशन क्या है कि ए और बी मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगी, जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो देखो क्या उनके ऑर्डर सेम है, ये भी 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है। उसके बाद क्या लिखा है कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे ना वो भी सेम होने चाहिए। तो देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 1 है, ये भी 1 है, यानी कि अगर यहाँ पर हम a11 की बात कर रहे हैं तो ये भी a11 होना चाहिए। दोनों इक्वल है, बिल्कुल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एलिमेंट क्या है 1 2, और ये एलिमेंट क्या है, ये भी 1 2। क्या ये इक्वल है, नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, हम कहेंगे कि a और b आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल कब होंगी, तो देखो उसका एग्जांपल भी देता हूँ मैं आपको। 1 2 3 4, अब b मैट्रिक्स मैंने आप ली है जो 1 2 3 4। अब देखो क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल, ये 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है। जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। अगर यहाँ पर 2 इंटू 3 है तो यहाँ भी 2 इंटू 3 होना चाहिए। यहाँ पर अगर 3 इंटू 4 है तो यहाँ भी 3 इंटू 4 होना चाहिए, लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। इतना होने के बाद अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, सबसे पहले कंडीशन तो यही होगी। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, है बिल्कुल। इसका सेकंड एलिमेंट यानी कि a12 इसके a12 के इक्वल होना चाहिए। तो देखो ये इक्वल है, ये इक्वल है। इसके बाद हम देखेंगे इसको, क्या ये वाला एलिमेंट यानी कि 2 1, क्या 2 1 2 1 के इक्वल है, बिल्कुल ये भी है। ये एलिमेंट क्या 8 2 2, क्या ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है, बिल्कुल है। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल हो गई दोनों, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ए मैट्रिक्स इक्वल है बी के। तो समझ में आ गया बेटा, यानी कि दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। दोनों के ऑर्डर अगर सेम है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तभी हम इक्वल बोलेंगे। ये मत सोचना कि यहाँ भी 1 2 3 4 यूज हो रहा है, यहाँ भी 1 2 3 4 यूज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो गया बेटा, यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अलग अलग है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सेम होना बहुत जरूरी है, तभी हम दो मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकते हैं। यहाँ बेटा आपकी जो एक्सरसाइज थी 3.1 उसका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना। मेरा हमारा जो चैनल है बेटा उसको सब्सक्राइब कर देना, जिसका नाम है गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस। साथ में बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, मेरी वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है तो आप कोशिश करना है कि इन वीडियोस को किसी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आप तो बेनिफिट ले ही पा रहे हो, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.